Hello everyone, welcome to my channel IGNU Tutorial। BPSC 131 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का असाइनमेंट है, ये उसका सॉल्यूशन है। असाइनमेंट आपका 2022-23 सेशन का है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों एक्सप्लेन किया है। आपका पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसको आप ऐसे लिखोगे, पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मेरे ये आंसर्स है वो बिल्कुल यूनिक है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है। आप चाहो तो इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपने असाइनमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से आंसर्स लिखे कि मार्क्स मिले। तो आपको हमेशा आंसर्स क्या करना है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसको एक्सप्लेन करना और लास्ट में कंक्लूड ज़रूर करना होता है। तब जाके जो आपका असाइनमेंट चेक करेंगे वो असाइनमेंट के रिप्रेजेंटेशंस को देखकर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और उसके आंसर्स को लिखा है। आप अपने असाइनमेंट में अगर इसे लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। राइट अ नोट ऑन पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन की राइट अ नोट ऑन पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। एक नोट लिखना है पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज़ होती है पॉलिटिक्स में उसके ऊपर। तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे हम? पॉलिटिक्स इज़ अ मल्टीफेसेटेड एंड डायनेमिक स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन शेपिंग द गवर्नेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटीज़। पॉलिटिक्स एक ऐसा मल्टीफेसेटेड डायनेमिक स्फीयर है जिसमें एक इंसान की जो एक्टिविटी है वो बहुत पाइवटल रोल प्ले करती है किसी भी गवर्नेंस को उसको शेप देने में, और सोसाइटी जो भी काम करती है, जो भी फंक्शन उसका होता है उसको प्ले करने में। एट इट्स कोर पॉलिटिक्स encompasses a wide range of activities, process and interaction aimed at acquiring, exercising and maintaining power within a political systems। और जो इसके कोर होते हैं, जो सबसे मतलब डीप बोल सकते हो आप, वो जो होता है पॉलिटिक्स का वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके प्रोसेस होते हैं, एक दूसरे के एम्ड के साथ इंटरेक्शंस होता है और इस तरह की चीज़ों के बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म होता है। This note explores politics as a political activity, highlighting its significance, key components and its impact on societies। और जो इसका मेन थीम होता है वो सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट दिखता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, किस तरह से उनका प्रोसेस होता है, क्या क्या एक्टिविटी होता है, वो सभी चीज़ें क्या है सोसाइटी पर इम्पेक्ट डालती हैं। अब पॉलिटिक्स को यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। Politics can be broadly defined as the pursuit and exercise of power and influence over public affairs. It involves the activities, behaviors, and strategies employed by individual groups and institutions to gain and wield authority, make decisions, and address collective issues। जो आपका पॉलिटिक्स है वो ब्रॉडली इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि किसी भी पावर को एक्सरसाइज करना और पब्लिक अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करना ही आपका पॉलिटिक्स है। और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, बिहेवियर और स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व रहते हैं जो एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है या ग्रुप के द्वारा किया जाता है या किसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है ताकि पावर को गेन किया जा सके, डिसीजन को लिया जा सके और किसी भी इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन दिया जा सके। Political activity encompasses various dimensions including campaigning, policy making, public discourse, negotiations and conflict resolutions। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नेगोशिएशंस आता है और किसी लड़ाई झगड़े के ऊपर आपका रिजोल्यूशंस होता है, तो ये सभी चीज़ें भी आपके आती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है? पहला है आपका पावर एक्विजिशंस। पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफन इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू अटेन पावर वेदर थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस सच एज इलेक्शंस और थ्रू नॉन डेमोक्रेटिक मीन्स। पॉलिटिकल कैंपेन्स, लॉबिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्टर्स आर की एलिमेंट्स इन एक्वायरिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो आपका पावर एक्विजिशन है उसे आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि ये क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, पावर को कैसे अटेंड करना है, उसमें कैसे एफर्ट्स डालना है, वो चाहे डेमोक्रेटिक पावर प्रोसेस के थ्रू हो या इलेक्शन के थ्रू हो या नॉन डेमोक्रेटिक के थ्रू हो। पॉलिटिकल कैंपेन, लॉबिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्टर्स आर की एलिमेंट्स। और जो पावर एक्वायर करने की मेन प्रोसेस होती है वो लॉबिंग और मोबिलाइजेशन होता है जो सपोर्टर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट्स आपका है पॉलिसी मेकिंग।
कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है? पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड द formulation and implementation of policies that shape societal structures and address public needs. Policy making includes the identification of problems, policy proposals, development, and the enactment of legislation or executive actions. Policy making की जो एक्टिविटी होती है, पॉलिटिक्स की जो एक्टिविटी होती है वो किन किन चीज़ों के अराउंड में रिवॉल्व करती है, किस तरह से किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना है या उसको इम्प्लीमेंट करना है आपकी सोसाइटी को एक शेप देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए, जो लोगों की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए, उसके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। और पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या आता है? प्रॉब्लम आता है, कैसे कोई जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो प्रपोजल्स रखते हैं डेवलपमेंट के लिए, या किसी भी लेजिस्लेशन मतलब लॉ एंड कानून को माना जाता है, तो ये सभी चीज़ें क्या है पॉलिसी मेकिंग में आती है। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक इंगेजमेंट। Political activity thrives on engaging and mobilizing the public. Public opinion, advocacy, and grassroots movements contribute to shaping political agendas and policy outcomes. जो पब्लिक इंगेजमेंट मतलब पब्लिक किस तरह से इंगेज रहते हैं किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, तो इसमें क्या है पब्लिक के ओपिनियंस को देखा जाता है, किस तरह से उनके मूवमेंट्स काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल एजेंडाज हैं और उसके क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, तो ये सारे क्या है पब्लिक इंगेजमेंट में आते हैं। उसमें आपका आता है इलेक्शंस होते हैं, बहुत रैलियाँ होती है और बड़े बड़े नेता स्पीच देते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टोज बताते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है आपका पब्लिक इंगेजमेंट में आता है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। क्या होती है गवर्नेंस और किस तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है? Politics is intrinsically linked to governance as a political actors assume roles in making decisions and enacting policies. Political activity within governing bodies involves deliberation, negotiation and consensus building to achieve desired outcomes. ये जो गवर्नेंस होती है और डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस किस तरह से रूल कर रही है, क्या उसके फंक्शंस हैं और किसी भी मुद्दे पे अगर डिसीजन लेना होता है तो वो किस तरह से डिसीजन को लेती है, तो उसमें पब्लिक का बहुत रोल रहता है। पब्लिक क्या है सामने से प्रपोजल देती है और अगर वो सही लगता है तो उसे गवर्नमेंट हमारी डिसीज़न लेती है, वो नेगोशिएट करेगी, डेलिब्रेट करेगी और उसके बाद कुछ आउटकम्स निकल के आएगा जिससे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब किसी चीज़ के बीच में झगड़े, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर इश्यूज़ बहुत होते हैं या रिवर इश्यूज़ होता है, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर किस तरह से सोल्यूशन लिया जाता है वो इसमें आएगा आपका। Inevitably, politics involves managing and resolving conflicts arising from diverse interests and perspectives. Negotiations, mediation, and compromise are essential in political activity to reconcile conflicting viewpoints and ensure stability and social cohesion. इसमें आपका आता है कि मैंने आपको बताया जैसे मान लीजिए बॉर्डर इश्यूज़ है, रिवर इश्यूज़ है, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर किस तरह से सरकार को सोल्यूशन निकालना है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में आता है। नेगोशिएट करके एक दूसरे के साथ कैसे कंक्लूज़न पे आना है। उसके बाद है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो पहला इम्पैक्ट देखेंगे हम पॉलिसी आउटकम्स। पॉलिसी आउटकम्स में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? पॉलिटिकल एक्टिविटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ पॉलिसीज इनेक्टेड, इन्फ्लुएंसिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स। आपका जो पब्लिक एक्टिविटी है वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि किस तरह से किसी भी पॉलिसी का डायरेक्शन होना चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए, ताकि जो सामने वाली पब्लिक है उसके वेलफेयर में काम हो, उसके डेवलपमेंट में काम हो, या किसी भी ह्यूमन के राइट्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं करें या उसे बर्बाद नहीं करें, या किसी भी ह्यूमन राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। और इफेक्टिव पॉलिटिकल इंगेजमेंट कैन लीड टू पॉजिटिव सोसाइटल चेंजेस एंड इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन फॉर सिटीजन्स। और कोई भी पॉलिटिकल इंगेजमेंट, पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह से होना चाहिए कि जो एक सिटीज़न है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उसके वेल बीइंग में ही कोई काम हो। नेक्स्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। किस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल एक्टिविटी में? पॉलिटिकल एक्टिविटी इनकरेजेस सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, fostering civic engagement and promoting active citizenship. It provides a platform for individuals and groups to express their concern, values and preferences, thereby shaping the democratic fabric of society. अब जो इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी किस तरह से इंगेज करती है किसी भी सिटीजन्स को कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें,
वोटिंग करे, या अगर कोई उसकी मांग है तो वो सरकार के सामने लेकर आए, सरकार अगर सही लगेगा तो उसे लेकर आएगी। तो ये सभी चीज़ें क्या है, कंसर्न, वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करें अपना, तभी जाके कोई सरकार जो है वो आपकी मांग को पूरी करेगी। तो ये सब क्या है, एक तरह से पार्टिसिपेशन है हमारा, कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है और हम अपनी मांग रख सकते हैं सरकार के सामने और सरकार उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट आपका है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। Political activity has the potential to bring about significant social transformations by challenging existing power structures, advocating the marginalized groups, and championing progressive policies. It can derive changes in attitude, norms and values within society. इसमें आपका आता है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो सोसाइटी में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। जो निचली जात के लोग होते हैं, जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, उनके वो जो बड़े जाति के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देते हैं, उनको सोसाइटी में सही ढंग से रहने नहीं देते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। तो ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन सरकार लेकर आती है, उनके लिए कुछ ऐसे लॉ कानून लेकर आएगी ताकि उनको अपनी लाइफस्टाइल जीने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो उनके एटीट्यूड्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ऊपर ही बहुत ध्यान देती है ताकि सोसाइटी में हर कोई इक्वल तरीके से रह सके। इसके बाद आपका है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। Active political engagement fosters a culture of accountability and transparency in governments. It enables citizens to hold political leaders and institutions responsible for their actions, ensuring that public officials act in the best interest of the people they represent. इसमें आपका आता है कि जो सरकार है वो कोई काम कर रही है तो आपको दिखाए ट्रांसपेरेंसी कि हाँ क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो आप सब कुछ देख सकते हो, जान सकते हो। तो वो आपका अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में आता है। नेक्स्ट आपका है कंक्लूजन। कैसे कंक्लूड करोगे आप इस क्वेश्चन को? पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स of societies and shaping the government system that underpin them. By engaging in political processes, individuals and groups can influence policy outcomes, foster democratic participations and drive social change. Understanding the various components and impact of political activity is vital for citizens to actively participate in political discourse, contribute to decision making process and strive for a more equitable and inclusive society. जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन और कंटेंट में बता दिया, उसको ही बस आपको कंक्लूड कर देना है कि किस तरह से पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी में, क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, किस तरह से पब्लिक अपने आप को इंगेज करती है और क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करती है पब्लिक और एक सोसाइटी में फेयर तरीके से रहती है। तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है आपका एग्जामिन इफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डेड। आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो गई है तो आप उसे कैसे एग्जामिन करोगे। Political theory is not dead. It continues to be vibrant and evolving field of study. While the nature and focus of political theory may change over time, the fundamental question is addresses remain relevant. अब यहाँ पे इस तरह से आप लिखोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी मान लीजिए कि डेड नहीं है, वो हमेशा वाइब्रेंट रहती है और उसका एक्टिविटी दिखते रहता है। क्या पॉलिटिकल थ्योरी का फोकस है, किस तरह से टाइम टू टाइम चेंज होती है, वो दिखता है हमेशा। Political theory seeks to understand and analyze political concepts, ideologies, institutions and practices and to provide for normative frameworks for evaluating and guiding political actions. Here are a few reasons why political theory is still a vital discipline. अब यहाँ पे कुछ reasons दिखाए जाएंगे जिससे आपको दिखेगा कि हाँ जो political theory है वो आप मरी हुई नहीं है, जिंदा है और किस तरह से आप उसे फील कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेन करोगे एनालाइजिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। पहले तो एनालाइज करना है कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है क्या। पॉलिटिकल थ्योरी इंगेजेस विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सच एज जस्टिस, पावर, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. These concepts are central to understanding and critically evaluating political systems and policies. As societal evolved, political theorists continue to explore and reinterpret these concepts in light of contemporary challenges. जो पॉलिटिकल थ्योरी है हमेशा इंगेज रहती है आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे, किसको कैसे जस्टिस देना है, पावर देना है, कैसे डेमोक्रेसी को रन करना है, कैसे किसी की लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए चलना है और सबको इक्वल राइट्स एंड लॉज वगैरह सब देना है। तो क्या है, इससे आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो दिख रहा है, हम उसे एनालाइज कर पा रहे हैं और टाइम टू टाइम अगर कोई चेंज होता है तो उसे कैसे एक्सप्लोर करना है।
तो ये आपका आएगा एनालाइजिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में। उसके बाद आता है इवेल्युएटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल थ्योरीज प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल lens through which to access different political ideologies and their implications. It helps us understand the philosophical underpinning of various ideologies like liberalism, socialism, conservatism, feminism, and environmentalism. Political theorists analyze the strength, weakness, and consequences of these ideologies, contributing to public debates and policy discussions. इवेल्युएटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में क्या आएगा कि आप टाइम टू टाइम जो आइडियोलॉजीज है उसे इवेल्युएट करते रहें। जैसे आपका लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, फेमिनिज्म है, इन्वायरमेंटलिज्म है। तो ये सारे आपके क्या है, आइडियोलॉजीज़ हैं। तो इसे टाइम टू टाइम कैसे इवेल्युएट करना है, इसको और ताकतवर बनाना है, क्या इसकी कमजोरी है उसे ख़त्म करना है, फिर क्या इन सभी चीज़ों से कॉन्सिक्वेंसेज आता है उसे देखना है, और जो पब्लिक डिबेट्स हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी पॉलिसी मेकिंग में उसको डिस्कस करना है। तो ये आपका आएगा आपका इवेल्युएटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में। नेक्स्ट आपका है एग्जामिनिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। Political theory investigates the functioning and legitimacy of political institutions and practices. It explores questions about the role of the state, the exercise of power, representation, citizenship, and governance. By studying historical and contemporary system, theories generate insight into the challenges faced by political institutions and purpose potential solutions. आपका पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमेशा इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या फंक्शन है, क्या लेगिटिमेसी है जो चल रहा है प्रैक्टिस में आपके सोसाइटी में, आपके देश में, और एक्सप्लोर करते रहता है टाइम टू टाइम कि स्टेट का क्या रोल है, उसका क्या पावर है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिटीजनशिप को ध्यान में रख रहा है या नहीं। तो ये सभी चीज़ें आपका इसमें लिखोगे आप। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क। Political theory offers normative framework and guide political action and policy making. Normative framework में क्या आएगा कि जो आपकी political theories है वो किस तरह से फ्रेम कर रहा है political action को और उसकी policy making को। तो ये सभी चीज़ों को फ्रेम करके, और किसी टॉपिक पे डिबेट चल रहा है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सभी चीज़ों के ऊपर फोकस हो रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को एक फ्रेम में करके शो करता है। तो वो आता है आपका नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स में। उसके बाद का पॉइंट है अडेप्टेशन टू कंटेम्पोररी चैलेंजेस। इसमें भी आप लिखोगे कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी अडेप्ट करता है पॉलिटिकल इश्यूज़ को, उसके चैलेंजेस को, या नए नए चीज़ों पे स्टडी करता है, ग्लोबल वे में जाके देखता है कि बाकी जगहों पे कैसे ट्रांसलेशनिज्म दिख रहा है, डिजिटल पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश करता है कि आपके जो सामने वाले हो वो देख पाए कि हाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी किस तरह से चल रही है। तो आप अडेप्टेशन टू कंटेम्पोररी चैलेंजेस में ये लिखोगे। उसके बाद आपका आएगा कि वाइल पॉलिटिकल थ्योरी may face criticism and debates about its methodologies and relevances, the discipline remains integral to understanding and shaping our political system. आप मान लीजिए कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही क्रिटिसिज्म और मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें, और इसका जो मेथड है वो सही उतना मतलब मेथड जो है इसका वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है किसी को कि हाँ इस तरह से रन नहीं करना है, बट एट द एंड जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें आप समझने की कोशिश करोगे कि कोई भी जो एक्शन लिया जाता है वो देश के हित में ही लिया जाता है। इट कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस इनरिचेज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट्स। और जो उसकी आइडियोलॉजीज़ होती है, उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उसकी आइडियोलॉजीज़ को समझने में हेल्प करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है और वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखोगे आप। उसके बाद आपका आता है कि क्या है जेस मिल का लिबर्टी नोशंस, व्हाट आर जेस मिल्स नोशन ऑफ लिबर्टी। इसको आप लिखोगे, जेस का फुल फॉर्म है जॉन स्टुअर्ट मिल। आपने लोअर क्लास में ही पढ़ा होगा, 7-8 क्लास में भी, कि जेस मिल कौन थे और क्या था इनका लिबर्टीज़। तो उससे भी अगर आपको आइडिया होगा तो आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे। ये एक बहुत अच्छे फ़िलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं इनको, 19th सेंचुरी में जिन्होंने डेवलप किया था लिबर्टी। इन इन्फ्लुएंसर वर्क ऑन लिबर्टी मीन्स नोशन ऑफ लिबर्टी रिवॉल्व अराउंड इंडिविजुअल फ्रीडम। लोगों की आज़ादी के बारे में इन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया था और उसके बारे में कॉन्सेप्ट लाया था। अब हम उनके आइडियाज़ क्या हैं उसे डिटेल में देखेंगे। हार्म प्रिंसिपल, उनका हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है?
means central principle in the harm principle, which suggests that the only legitimate reason for limiting individual liberty is to prevent harm to others. According to Mill, individuals have the right to act as they wish as long as their actions do not harm or infringe upon the rights of others. This principle is fundamental to understanding Mill's approach to liberty. एक चीज़ आप जान लीजिए कि बहुत सारे फिलोसोफर और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, उनके अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप जिस भी फिलोसोफर का व्यू पॉइंट लिख रहे हो उसको टू द पॉइंट लिखोगे, आप मिक्सअप करके लिखोगे तो वो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो हार्म प्रिंसिपल को कैसे जे.एस. मिल ने एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो डिटो ऐसे लिखोगे। उन्होंने इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के बारे में क्या कहा था वो आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उसको डिटो लिखोगे। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, बट किसी और फिलोसोफर का जो लिखा हुआ है उसे मिक्सअप करके नहीं लिखना, वो आपका आंसर जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस के बारे में लिखा था कि किस तरह से बोलने, सोचने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किस तरह से वो आर्ग्यू कर सकता है अगर कोई ओपिनियन उसे सही नहीं लग रहा है, अगर उसे फॉल्स लग रहा है तो वो उस पर कंट्रोवर्सी कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म के ऊपर भी लिखा था, एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अगर कोई आइडियाज़ है जिससे आपको आर्ग्यू करना है, क्लैश करना है, तो यू आर फ्री। और डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, which is emphasizes the need to tolerate and respect diverse viewpoints, promoting the culture of open-mindedness and inclusivity. उसके बाद लिमिट्स ऑन स्टेट पावर, और उन्होंने इस पर भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से स्टेट पावर के ऊपर लिमिट होना चाहिए, कुछ वो फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए। जो पावर स्टेट के पास है उसी पावर को वो रन कर सकते हैं, उसके अलावा सेंटर से उन्हें परमिशन लेना होता है। उसके बाद कंक्लूड करोगे आप कि मील्स नोशन ऑफ लिबर्टी सेंटर अराउंड द हार्म प्रिंसिपल, किस तरह से उनका जो पॉइंट्स था वो किन किन चीज़ों के अराउंड था। हार्म प्रिंसिपल, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, डाइवर्सिटी एंड लिमिट्स ऑफ स्टेट पावर, ये जो पॉइंट्स है वो आप एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर दोगे कि ही वैल्यूज़ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। उन्होंने एक इंडिविजुअल की आज़ादी और उसके सेल्फ डेवलपमेंट को ज़्यादा वैल्यू दिया था, और कोई भी इंडिविजुअल ओपन डिस्कशन कर सकता है, सच्चाई को जान सकता है। तो ये सभी चीज़ें थी जे.एस. लिबर्टी की। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाऊंगी तो सही नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लिख पाओगे। मेरा जो लिखा हुआ ये आंसर है वो बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में, इतना टफ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है इसमें। नेक्स्ट आपका जो असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन है, डिस्कस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होती है उसे कैसे डिस्कस करना है वो यहाँ पे है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ प्रिंसिपल दैट एडवोकेट्स फॉर फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद द सेम चांसेस टू सक्सीड और अचीव देयर गोल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टांसेस। कोई भी लोअर कास्ट पीपल हो, अपर कास्ट पीपल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता किस रंग का है, काला है, गोरा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो फेयरनेस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से बाकियों को ट्रीट किया जाता है। तो यही चीज़ें इसमें लिखने के लिए आएगी कि इक्वालिटी को कैसे डिस्कस करना है, कि जो निचले जाति के लोग हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लाइफ में कुछ करने के लिए, उनके साथ सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई बंदिश नहीं बनाना चाहिए, और इक्वल तरीके से सर्विस उन्हें मिलना चाहिए। या स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भेदभाव नहीं हो, उनके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें। रेस, जेंडर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी, इन सभी के बेसिस पे और इनके फैक्टर्स पे उन्हें डिसएडवांटेज नहीं किया जाए। सॉरी, बीच में प्रॉब्लम हो गया, कॉल आ गया था। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, एलाबोरेट अपॉन जस्टिस एज अ टर्म ऑफ सिंथेसिस। जस्टिस को यहाँ पे एलाबोरेट करना है कि कैसे जस्टिस होता है, क्या होता है जस्टिस और किस तरह से उसे हमें लिखना है। Justice as a term of synthesis refers to concept of bringing together diverse perspectives, values and interests
जो जस्टिस एज अ टर्म ऑफ सिंथेसिस है, उसका मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के लोग हैं उन्हें कैसे एक साथ लेके आना है, उनके अलग जिसके अलग इंटरेस्ट है उन्हें एक साथ लेकर आना है और फेयर तरीके से सोसाइटी को रन करना है। ये सभी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करके लिखोगे। सिंथेसिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सिंथेसिस का यूज़ इसमें मेनली इसलिए किया गया है ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स व्यू पॉइंट्स वाले लोग हैं उन्हें कैसे आप कंबाइन करो। इन द परस्यूट ऑफ जस्टिस एज अ टर्म ऑफ सिंथेसिस सेवरल की प्रिंसिपल्स एंड कंसिडरेशंस कम इनटू प्ले। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट की प्रिंसिपल्स और कंसिडरेशंस को भी आपको लिखना है। पहला आपका है इंक्लूसिविटी, नेक्स्ट है आपका इक्विटी, उसके बाद डायलॉग एंड पार्टिसिपेशन है, फिर आपका आता है रिस्टोरेटिव अप्रोच, उसके बाद आता है इंटरसेक्शनलिटी, सिस्टम चेंज। तो इन सभी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं अगर एक्सप्लेन करते जाऊँ सारे वीडियोज़ को। मैं पूरे असाइनमेंट्स को इसमें कवर अप की हूँ। ओवरऑल जस्टिस एज अ टर्म ऑफ सिंथेसिस एक्नॉलेज द कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन experiences and seeks to create a society that is fair, inclusive and equitable। ये आपका आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपका थर्ड असाइनमेंट है। फर्स्ट में आपका 2 क्वेश्चन था, सेकंड में आपका 3 क्वेश्चन और थर्ड आपका ये रहा जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं उनको, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, सब्सटेंटिविटी, डेमोक्रेसी, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एज अ स्ट्रेटजी, नेक्स्ट लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, सेंसरशिप। तो ये सबको एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से। पहला थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को यहाँ पे किया हुआ है, ज़्यादा लेंथी मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये 100 वर्ड्स में लिखना है सिर्फ। फिर ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एज ए स्ट्रेटजी है यहाँ पे, इतना टफ वर्ड नहीं है इसमें यूज़ किया हुआ। आप अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी लगेगा कि मैम ने कितना लंबा वीडियोस बना दिया है। ये लास्ट आपका है सेंसरशिप। बस इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका लेकर आऊँगी, इस टॉपिक कोड का, BPSC 131 का। आप लोग मेरे चैनल पे अपडेटेड रहेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।